हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द 13th डे ऑफ आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आज है डे 13 और आज हम करेंगे कुछ अलग सी बात। एक बात मैं जो मेरे दिल में हमेशा आती है कि आपको बार बार बताता हूं मैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट। ये कोई साइंस का या मैथ का सब्जेक्ट नहीं है जो आप बार बार करेंगे तो फिर आपको करना सीखना आ जाएगा। ये लैंग्वेज है और ये तब आएगी जब आप बोलना शुरू करोगे, और बोलोगे तब जब आपको कोई साथी मिल जाएगा, जब आप किसी के साथ बातें करना शुरू कर दोगे, या फिर आप कॉन्फिडेंटली खड़े होके खुद शीशे के सामने बात करना शुरू कर दोगे। अगर आपने शीशे के सामने बात करनी है तो आपको क्या चाहिए, अपनी बात को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कीजिए और देखिए कि आपकी कैसे साउंड निकलती है, आप डर के बोल रहे हो या कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। दूसरी बात, बच्चे कैसे सीखते हैं एक लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज। एक बच्चा 9 साल की उम्र तक बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकता है, पर वो सीखता कैसे है? वो जो सुनता है वो वापस बोलता है। तो जो आप सीख रहे हो मेरे से, वो आप बोलिए वापस, अपने दिमाग में बोलिए, अपने मन में बोलिए या अपनी जुबान से बोलिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको आएगी भी नहीं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आज आप इस वीडियो के बाद बोलना शुरू करेंगे और आप इंप्रूव करते जाएंगे। एक बात और, ग्रामर सीखनी जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको ग्रामर नहीं आती वो इंग्लिश बोल नहीं पाता। ग्रामर मीन्स हमने अपने सेंटेंस को बिल्कुल सही तरीके से बोलना, पर आप अगर गलत भी बोलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोल तो रहे हो ना, कोशिश तो कर रहे हो ना। बच्चे के जैसे तैयारी कीजिए, बच्चा भी पूरा सेंटेंस सही नहीं बोलता, लेकिन वो बोलता तो है, कोशिश तो करता है। जो जो बोला जाता है वो रिपीट करता है, चाहे उसको ग्रामर नहीं आती, उसको का खा गा नहीं आता, लेकिन बोलना उसको भी आता है। उसको स्वर नहीं आते, उसको लाइन पढ़नी नहीं आती, लेकिन उसको बोलना आता है। ऐसे ही आपने ग्रामर आए ना आए, लेकिन आपने बोलना जरूर है। मैं आपको ग्रामर करा रहा हूं और बहुत इजी वे में करा रहा हूं। इसको वीडियोस को आप देखेंगे, जितनी बार देखेंगे आपको उतनी ही अच्छी ग्रामर भी लगती जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सटेंडेड फैमिली वाला, जो मैंने 11th में किया था और मैंने 12th में कुछ आपको सेंटेंसेस कराए थे। हम इनके कॉम्बिनेशन से आज एक थोड़ी सी स्टोरी बनाएंगे और उसको हम लोग फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद हम करेंगे वॉवल्स। आज हम शुरुआत करेंगे मेरी फैमिली से। मैं एक ज्वाइंट फैमिली में रहता हूं और उसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं उसके बारे में मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है, फिर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, मैंने लिखा है कि मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता हूं। मेरी एक ज्वाइंट फैमिली है तो मैंने इसमें लिखा कि मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता हूं, या फिर हम उसको कह सकते हैं मैं एक्सटेंडेड फैमिली में रहता हूं। मेरे परिवार में माता पिता है, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे छोटे छोटे सेंटेंस बनाए हैं। मैं ये भी कह सकता था मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं, पर मैंने ऐसा नहीं। मैंने एक ही सेंटेंस में एक ही बात बोली है, मेरी पत्नी है, फिर मैंने बोला मेरे 2 बच्चे हैं। ये छोटे छोटे सेंटेंस मैंने इसलिए बनाए ताकि आपको बनाने आपके लिए इजी हो जाए, सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम ना आए। अभी हमने एंड, बट, ये वो नहीं अभी किए, हम लोग सब सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं और वहीं पे हम लोग रहेंगे अभी तक। आगे मैंने लिखा है मेरा एक भाई और बहन है। मेरी बहन मैरिड है। आपको याद होगा कि मैंने 12th वीडियो में बताया था कि जो मैरिड होते हैं उनको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हैज, हैव, हैड कैसे यूज करना है। हमने ये भी कहा था कि हमने गो अगर लगाना है, डू लगाना है, तो वो सब मैंने उसमें बताया था। उनको कुछ वर्ड्स को यूज करके हम लोग यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे। मेरा भाई मैरिड है। मेरी भाभी हरियाणा में रहती है। देखिए, मेरी जो भाभी है वो हरियाणा में रहती है। मेरे जो जीजा हैं, जिनको ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। मेरी बहन के 2 बच्चे हैं। मेरे 2 भांजे हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि मेरी बहन के बच्चे हैं तो इसलिए वो मेरे भांजे हैं, तो इसलिए मेरे 2 भांजे हैं। मेरे भाई के 2 बच्चे हैं।
मेरा एक भतीजा और एक भतीजी है, मतलब एक उसका लड़का है और एक लड़की है। मेरी एक बुआ है, मतलब मेरी बुआ है यहाँ पे। मेरी कोई मौसी नहीं है, मेरी जो मदर है उनकी कोई भी बहन नहीं है, तो मैंने लिखा है मेरी कोई मौसी नहीं है। मेरा एक मामा था मतलब कि ये था अब नहीं है। मेरा एक चाचा है, मेरे चाचे के 2 बच्चे हैं, इसलिए मेरे 2 चचेरे भाई हैं। अब चाचे के 2 बच्चे हैं तो मेरे चचेरे भाई हैं, मैंने लिखा इसलिए मेरे 2 चचेरे भाई हैं। मेरा कोई नाना नानी नहीं है, मतलब नाना नानी अब नहीं है, पहले थे लेकिन अब नहीं है। मेरा कोई दादा दादी भी नहीं है, मेरे दादा दादी भी नहीं है, वो पहले थे अब नहीं है। मेरी दादी विधवा हो गई थी जब उनकी मृत्यु हुई, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो वो विधवा थे। मेरे ग्रैंडफादर की डेथ पहले हो गई थी, इसका मतलब ये है। मेरे परिवार में कोई भी तलाकशुदा नहीं है, मतलब कोई भी डिवोर्सी नहीं है। मेरी बहन न्यूक्लियर फैमिली में रहती है, मैं जॉइंट फैमिली में, पर मेरी बहन जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में रहती है। मेरा भाई न्यूक्लियर फैमिली में रहता है। ये मेरी एक छोटी सी कहानी है, इसको हम लोग अब इंग्लिश में बात करेंगे। अब जैसे जैसे मैंने सेंटेंस बनाए हुए हैं आप देखना कि मैंने ऐसे ही बोला है इंग्लिश में। मैंने लिखा है मेरा जॉइंट फैमिली में रहता हूं। आई लिव, मैं रहता हूं किसमें, एक जॉइंट फैमिली में। इन मतलब होता है में। सो आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली और एन एक्सटेंडेड फैमिली। यहां पे एन यूज किया है क्योंकि यहां पे वॉवल है और वॉवल हमने आज करने हैं। मैंने आगे लिखा मेरे माता पिता है, तो इसका इंग्लिश में क्या हुआ, आई हैव पेरेंट्स। फिर मैंने बोला मेरी पत्नी है, आई हैव अ वाइफ। फिर मैंने बोला मेरे 2 बच्चे हैं, आई हैव 2 चिल्ड्रन। मेरा एक भाई और बहन है, आई हैव 1 ब्रदर एंड सिस्टर। देखिए वही हैव वाला आपने टेबल देखना है वाला, और वहां पे मैंने बताया है मतलब मेरे पास है, तो मैंने यहां लिखा आई हैव 1 ब्रदर एंड सिस्टर। फिर मैंने लिखा मेरी बहन मैरिड है, माई सिस्टर इज मैरिड। इज होता है, तो यहां पे देखिए है लगा हुआ है। मैंने लिखा मेरा भाई मैरिड है, माई ब्रदर इज मैरिड। फिर मैंने लिखा मेरी भाभी हरियाणा में रहती है, माई सिस्टर इन लॉ। अब भाभी क्या है, मेरी सिस्टर इन लॉ। सो मैंने लिखा माई सिस्टर इन लॉ लिव्स इन हरियाणा। मेरे जीजा दिल्ली में रहते हैं, ब्रदर इन लॉ। माई ब्रदर इन लॉ लिव्स इन दिल्ली। जीजा को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। मेरी बहन के 2 बच्चे हैं, माई सिस्टर हैज 2 चिल्ड्रन। इसलिए मेरे 2 भांजे हैं, सो आई हैव 2 नेफ्यूज। भांजी नहीं है क्योंकि उनके 2 लड़के हैं। माई ब्रदर, मेरे भाई के 2 बच्चे हैं, माई ब्रदर हैज 2 चिल्ड्रन। मेरा एक भतीजा और एक भतीजी है, आई हैव 1 नेफ्यू एंड 1 नीस। भतीजी को नीस बोलते हैं। मेरी एक बुआ है, मैंने आपको लिखा पैटर्नल, तो मैंने लिखा यहां आई हैव 1 पैटर्नल आंट। मेरी कोई मौसी नहीं है, मैंने आपको याद है डू नॉट कराया था, नहीं, तो मैंने लिखा आई डू नॉट है, मेरी कोई नहीं है। क्या नहीं है, मैटरनल आंट, मेरी कोई मौसी नहीं है। मेरे एक मामा थे, मैं यहां लिखा मेरा एक मामा था। आई हैड मतलब था। आई हैड 1 मैटरनल अंकल। मेरा एक चाचा है, आई हैव 1 पैटर्नल अंकल। पैटर्नल मीन्स फादर की तरफ से। मेरे चाचा के 2 बच्चे हैं, माई पैटर्नल अंकल हैज 2 चिल्ड्रन। इसलिए मेरे 2 चचेरे भाई हैं, सो आई हैव 2 कजन। अब देखिए चचेरे भाई हिंदी में तो कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम लोग उसको कजन ही बोलते हैं। आगे मैंने कहा था मेरे कोई नाना नानी नहीं है, नाना नानी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, सो मैंने लिखा आई डू नॉट हैव मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। यहाँ पे मैटरनल मतलब कि नाना नानी, मदर की तरफ से जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो मेरे नहीं है। मैंने लिखा फिर मेरा कोई दादा दादी नहीं है, आई डू नॉट हैव पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहां से मैटरनल पैटर्नल से पता चल जाता है कि ये मदर की तरफ से और ये फादर की तरफ से है, वो ग्रैंड पेरेंट्स ही मेरे। सो आगे लिखा था मैंने मैंने लिखा था मेरी दादी विधवा हो गई थी, सो मैंने लिखा माई ग्रैंड मदर वॉज विडोड। अब देखिए यहाँ पे
वॉज लगा है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा है। अभी थर्ड फॉर्म नहीं की, वो करेंगे। मैं आपको हर बार बताता हूं जब मैं थर्ड फॉर्म यूज करता हूं हेल्पिंग वर्ब के साथ। मैंने आपको कहा था थर्ड फॉर्म होती है, तो हमने यूज की है यहाँ पे। तो वो मैंने यहाँ बनाया सेंटेंस, मेरी दादी विधवा हो गई थी। माई ग्रैंड मदर वॉज विडोड, जब उनकी मृत्यु हुई, व्हेन शी डाइड। ठीक है, आगे मैं लिखा, मेरे परिवार में कोई भी तलाकशुदा नहीं है। नो वन, कोई भी होता है नो वन, क्या नहीं है, डिवोर्स्ड इन माई फैमिली। सो नो वन इज डिवोर्स्ड इन माई फैमिली। मेरी बहन न्यूक्लियर फैमिली में रहती है। माई सिस्टर लिव्स इन अ न्यूक्लियर फैमिली। मेरा भाई न्यूक्लियर फैमिली में रहता है। माई ब्रदर लिव्स इन अ न्यूक्लियर फैमिली। सो यहां तक मैंने अपनी कहानी बनाई थी, वो मैंने इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट किया। यहां से आपको भी क्या करना है, आपने भी अपनी फैमिली की कहानी बनानी है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और ऐसे ही लोगों को बताना है अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। आगे हम लोग करेंगे वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। मैंने आपको पहले भी वीडियो में कराया है कि वॉवल्स होते हैं A-E-I-O-U और वॉवल्स के जो अलग जो दूसरे अल्फाबेट्स होते हैं वॉवल्स के बिना, वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब वॉवल्स का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? अब देखिए, वॉवल से जो वर्ड शुरू होता है, जिस वर्ड का पहला अल्फाबेट वॉवल से शुरू होता है, उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, एन मोस्टली। अगर हमने एक चीज की बात करनी है तो वहां पे एन लगता है। कैसे? जैसे कि मैंने कहना हो कि मेरे पास 2 एप्पल है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव 2 एप्पल। ए से ये वॉवल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहां पे मैंने बोला 2, तो यहां पे एन नहीं आएगा। अगर मैंने बोला मेरे पास 1 एप्पल है, तो मैं बोलूंगा आई हैव एन एप्पल। जब मैंने किसी एक चीज की बात करनी है और वो जो चीज है उसका, उस वर्ड का जो पहला अल्फाबेट है वो वॉवल से स्टार्ट होता है, तो मैं वहां पे एन लगाता हूं, वहां पे ए या दा नहीं लगाता। और एक चीज और यहां पे नोट करने वाली है कि जो चीज वॉवल से स्टार्ट नहीं होती उसके आगे मैं ए भी लगा सकता हूं और दा भी लगा सकता हूं। अब ए, एन और दा ये असल में है क्या? अब देखिए, ए, एन और दा, इन सब का मीनिंग क्या है? इन सब का मीनिंग हिंदी में होता है एक। अब एक जब लगाते हैं हम लोग किसी चीज के आगे, तो वहां पे या लगता है ए या दा या एन। और अगर वो वॉवल से स्टार्ट हुआ है तो वहां पे एन लगेगा, एक चीज की बात कर रहा हूं मैं। अगर वो वॉवल से नहीं तो फिर आ या दा। अब दा कहां लगता है? अब देखिए, दा इज यूज्ड टू रेफर टू ए स्पेसिफिक और पर्टिकुलर मेंबर ऑफ ए ग्रुप। मतलब कि दा का प्रयोग किसी स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर सदस्य को रेफर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, तो वहां लिखूंगा दा प्राइम मिनिस्टर, वहां पे ए प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलूंगा मैं। अगर मैंने किसी खास बुक की बात करनी है तो मैं लिखूंगा दा बुक। दा बुक का मतलब होता है कोई खास बुक है। मैं ए बुक भी लगा सकता हूं वहां पे, पर ए बुक का मतलब कोई खास बुक नहीं है, एक नॉर्मल बुक है, वहां पे ए लगाऊंगा। और दा मतलब कोई खास चीज है, तो वहां पे दा लगता ही लगता है। कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे काम कर रहा है तो उसके आगे दा लगता ही लगता है। तो वापस चलता हूं मैं अपने वॉवल्स की तरफ। अब देखिए, वॉवल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं। अब स्वर क्या होते हैं? अ आ, ई उ ऊ, ए ओ ओ। अब इंग्लिश में वॉवल्स और हिंदी में स्वर। अब देखिए, छोटा आ बड़ा आ ए होता है, छोटी ई बड़ी ही आई या ई बोल सकते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा ओ। अब इनको समझना है हमने कि ये क्या, मैंने आपको अभी समझाना है कि मैंने इसको क्यों यूज किया है। अब आप देखिए कि यू जो है, अब इसकी साउंड यू की आती है और हिंदी में यू तो स्वर है ही नहीं। तो जो भी ऐसा वर्ड इंग्लिश का जिसकी साउंड यू आती होगी, जैसे कि यूनिवर्सिटी, ये साउंड आती है यू की, तो उसके आगे एन नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास हिंदी में यू है ही नहीं। हमारे पास हिंदी में जो स्वर है आ ई उ ऊ ए और ओ है, अगर यही साउंड निकलेगी,
अब वॉवल्स तो समझ लिया हमने कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसका पहला अल्फाबेट वॉवल का होगा वहां एन लगेगा, पर इसके साथ साथ एक और चीज है, उसकी साउंड भी वॉवल वाली होनी चाहिए, उसकी साउंड भी स्वर वाली होनी चाहिए। अगर साउंड वैसी नहीं है तो वहां पे एन नहीं लगेगा, चाहे उसका पहला अल्फाबेट वॉवल ही क्यों ना हो। वही मैंने यहां समझाया, जैसे यहां पे लिखा यूनिवर्सिटी। अब देखिए यूनिवर्सिटी का जो साउंड है यू निकलता है और हमारे पास हिंदी में यू नहीं है, तो इसके आगे क्या लगेगा, द यूनिवर्सिटी अगर कोई खास यूनिवर्सिटी है, या फिर आ यूनिवर्सिटी अगर कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी है। अब यहां पे देखिए एच से स्टार्ट हुआ, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हुआ एच से स्टार्ट है, पर इसकी साउंड क्या आ रही है, ऑनेस्ट की कौन सी साउंड आ रही है, ओ वाली, ये वाली स्वर की। अगर ये वॉवल की साउंड निकल रही है, स्वर की साउंड निकल रही है, तो चाहे ये एच से स्टार्ट हुआ है जो कि वॉवल नहीं है, इसके आगे भी एन लगेगा। ऑनर, इट्स एन ऑनर, ये एक ऑनर है। क्यों, यहां पे हुआ तो एच से स्टार्ट है, लेकिन इसकी साउंड क्या है, स्वर वाली, ओ वाली, तो यहां पे क्या लगेगा, एन लगेगा, चाहे ये एच से स्टार्ट हुआ है। यहां पे देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हुआ है, साउंड क्या है, अ वाली, ये वाली अम्ब्रेला की, तो यहां पे क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि इसकी जो साउंड है वो स्वर वाली है। सो आपने ये दिमाग में रखना है, चाहे वो वॉवल से स्टार्ट हुआ हो, लेकिन साउंड आपने देखनी है, क्या वो स्वर वाली साउंड आ रही है। अगर तो स्वर वाली साउंड आ रही होगी तो वहां पे एन लग जाएगा, चाहे वो वॉवल से स्टार्ट भी ना हुआ हो, जैसे कि मैंने बताया ऑनेस्ट और ऑनर। तो आपने ये भी चेक करना है, साउंड चेक करनी है, साउंड चेक करने के बाद ही एन लगेगा। जैसे कि मैंने यहां लिखा है एन एप्पल, एक एप्पल, एन एलिफेंट, एक एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला, एन इंग्लिश गाय, एक इंग्लिश लड़का, एन इंक, एक इंक, एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट, तो एक आर्किटेक्ट, एन इंजीनियर, इंजीनियर साउंड स्वर वाली, एक इंजीनियर, एन इंडस्ट्रियल वॉवल साउंड आ गई, एन ऑर्गेनाइजर, साउंड आई है, तो मैंने यहां लिखा एक ऑर्गेनाइजर। सो ये है हमारा वॉवल का मेन मकसद पढ़ाने का, कि आपको ये पता हो कि एन कहां लगता है। अगर आपने इंग्लिश बोलनी है और आपने एन नहीं भी लगाया तब भी अगला समझ तो जाएगा, लेकिन हमने ग्रामेटिकली करेक्ट होने के लिए एन तो लगाना है। अगर आप नहीं भी लगाते, आप बोलते हैं एन नहीं लगाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट आपने बोला तो, आपने ट्राई तो की कुछ भी बोलने की। तो वहां से मत घबराना कि मुझे समझ नहीं आया कि एन लगाना है, दा लगाना है। आपने बस एक ही चीज समझनी कि मैंने बस बोलना है। सो होपफुली आपको आज के लेक्चर में वो सब बातें मिली होंगी जो आपको चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। आपको इंग्लिश सीखने में मजा आ रहा होगा। अगर आपको इंग्लिश सीखने में मजा आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट भी दीजिए कि आपको क्या चाहिए, उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून।